नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी 4.0 प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने एक नई सीरीज शुरू की है जिसके तहत हम लोग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ किस तरह से तैयार किया जाए कि हम लोग इंटरव्यू में अगर उस तरह की चीज़ें पूछी जाए तो हम लोग कुछ जवाब दे सके। तो इसी क्रम में आज जो हमने टॉपिक लिया है दोस्तों, वो है भारत में गरीबी से जुड़ी समितियाँ। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भारत विश्व के सबसे तेज़ी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, लेकिन इसका सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि भारत में जो है विश्व में सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं। तो इसलिए गरीबी पे जो फोकस है वो जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ उसी समय से 1947 से ही जो है कि गरीबी का आकलन किस तरह से किया जाए और उसको दूर किस तरह से किया जाए, इसके लिए निरंतर प्रयास किया गया। पहले पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से, उसके बाद आपने देखा होगा मनरेगा योजना हो गई या प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, जनधन योजना हो गई, है ना। उसके बाद में आपको जैसे जो स्वरोजगार की बहुत सारी योजनाएं हो गई। तो उसके माध्यम से प्रयास किया जाता है सरकार के द्वारा जो गरीबी है उसको कम किया जा सके। और इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर के अब तक जो गरीबी है वो बहुत, इसमें काफ़ी जो कमी आई है। बहुत सारे लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। और जो पिछले लगभग 10 वर्ष में 25% से ले जो गरीबी थी वो अब लगभग 15% तक आ गई है। यानी 100 में से 15 लोग अभी वर्तमान में ऐसे हैं जो जिनके लिए 2 टाइम की रोटी जुटाना मुश्किल है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है कि इस गरीबी के आकलन के लिए जो भारत में बहुत सारी समितियां बनाई गई, कौन कौन सी समितियां बनाई गई, किस आधार पर बनाई गई, उन समितियों का क्या कहना था, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो समाचार में क्यों है, तो क्रिसिल द्वारा थाली सूचकांक। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमारे भारत की एक कंपनी है क्रेडिट रेटिंग की, उसका नाम है क्रिसिल। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग इंडिया ऐसे करके इसका नाम है। तो ये जो क्रिसिल है ये हर महीने मंथली क्या जारी करती है, मंथली ये थाली इंडेक्स जारी करती है। क्या जारी करती है? थाली इंडेक्स। थाली इंडेक्स क्या होता है कि इसमें भी ये 2 तरीके से जारी करती है, एक वेज और एक नॉन वेज। ठीक है, इस तरह से ये थाली इंडेक्स जारी करती है। लगभग 28 रुपये जो है पर व्यक्ति प्रति थाली अभी वर्तमान में जो क्रिसिल के अनुसार ये रेट है 28 रुपये। बल्कि जो नॉन वेज की थाली है वो लगभग 54 रुपीज़ के लगभग जो है पर थाली है। अब इसमें क्या होता है, हर महीने ये इंडेक्स जारी किया जाता है जिसमें बताया जाता है कि इस महीने जो थाली की कीमत है वो क्या रही, वेज थाली की कीमत क्या रही, नॉन वेज थाली की कीमत क्या रही। तो ये एक इंडेक्स जो है क्रिसिल के द्वारा जारी किया जाता है जिसको क्या बोला जाता है, थाली सूचकांक। अब इस थाली सूचकांक पर एक स्टडी की गई, एक अध्ययन किया गया। उससे क्या पता चला कि आज भी 50% ग्रामीण और 20% जो शहरी हैं वो भारतीय जो हैं दिन में 2 बार संतुलित भोजन का खर्चा नहीं उठा सकते। और ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, भारत जैसे महान देश में अगर 50% ग्रामीण और 20% शहरी लोग 2 टाइम का खाना भी नहीं जुटा पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सिस्टम में कुछ कमियां हैं, है ना। कहीं ना कहीं कमी जो है वो राजनीतिक या प्रशासनिक व्यवस्था में है कि ऐसा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो टॉपिक क्यों चर्चा में था वो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं भारत में गरीबी की जो समितियां हैं। थाली सूचकांक मैंने आपको बता ही दिया, फिर भी देख लेते हैं एक बार। थाली सूचकांक खाद्य अभाव को मापता है। यह आकलन करके कि घर में संतुलित भोजन वहन कर सकते हैं या नहीं, इसके आधार पर ये थाली सूचकांक होता है। पारंपरिक गरीबी मापों की तरह पारंपरिक गरीबी में कैलोरी या आय पर आधारित थी। आपको अभी हम बात करेंगे, बहुत सारी कमेटियां थी, जैसे वाई के अलग समिति हो गई, लकड़वाला समिति हो गई, सी रंगराजन समिति हो गई, है ना, सुरेश तेंदुलकर कमेटी हो गई। तो बहुत सारी कमेटियां बनी जिन्होंने बेसिकली स्टार्टिंग में जो है कैलोरी को, कि भाई इतनी कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र में और इतनी शहरी क्षेत्र में अगर कोई गरीब आदमी प्राप्त कर रहा है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है। लेकिन ये जो चीज़ थी ये काफ़ी जटिल व्यवस्था है। एक आम आदमी कैलोरी की गणना नहीं कर सकता, वो समझ में नहीं आएगी उसको कि गरीबी का मापन कैसे किया जाए, या वो तय नहीं कर पाएगा कि मैं गरीबी रेखा से नीचे हूँ या नहीं हूँ। तो धीरे धीरे क्या है, इवॉल्व हुई चीज़ें। और ये जो कैलोरी आधारित चीज़ें थी, ये देखो अभी थाली सूचकांक जैसे आधारों तक
पहुंची। तो छिपी हुई कमी को उजागर किया, जो थाली इंडेक्स है ना, ये छिपी हुई कमियों को उजागर किया इसने कि कैलोरी बेस्ड और आय बेस्ड। कभी कभी ऐसा होता है कि आय तो अच्छी होती है लेकिन उसका खर्चा क्या है कि शराब पीने में कर देता है आदमी, घर में तो खाने की फिर भी वही व्यवस्था जो कमी है वो बनी रहती है। तो इस तरह से जो है ये चीज़ें थी। तो जो हमने बात की वो समझ गए। प्राथमिक खाद्य उपभोग में समानता को बढ़ावा देने के लिए पीडीएस को पुनर्गठित करने की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है ये जो थाली इंडेक्स है ये। क्योंकि ये जो थाली इंडेक्स है पूरे भारत में अलग अलग जगह पर किस तरह से जो थाली की कीमत है, क्योंकि कुछ जगह है जहाँ पर चावल ज़्यादा खाते हैं लोग, कुछ जगह है जहाँ पे गेहूँ ज़्यादा खाते हैं, अलग अलग जगह पे खाने की जो व्यवस्थाएं हैं वो अलग अलग होती हैं। तो उसी आधार पे ये जो थाली इंडेक्स है ये भी साबित करता है कि जो हमारी जो पीडीएस व्यवस्था है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो व्यवस्था है वो भी सही नहीं है। उसमें भी जो है बहुत सारे सुधार अपेक्षित हैं। अलग अलग जगहों पर पीडीएस में अलग अलग व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। कुछ जगह होती है जहाँ गेहूँ खाते ही नहीं है लोग, तो वहाँ पे गेहूँ को रिप्लेस करके दूसरे जो अनाज है उनकी व्यवस्था की जानी चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो दिखाई देती हैं। अब बात करते हैं भारत में उपभोग आधारित गरीबी की समितियां, यानी जिन्होंने उपभोग को आधार बनाया, ऐसी कौन कौन सी कमेटियां थी। तो देखो सबसे पहले 1962 में एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया। न्यूनतम खाद्य और गैर खाद्य आवश्यकताओं पर आधारित गरीबी रेखा को इसने परिभाषित किया और इसने बोला कि 20 रुपये और 25 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह, अगर इतना कोई व्यक्ति कमा रहा है या इतने उस व्यक्ति की आय है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है, और उससे कम आय है तो वो गरीबी रेखा से नीचे है। ठीक है। उसके बाद में एक कमेटी बनाई गई 1971 में, दांडेकर एंड राठ समिति। ठीक है, वीएम दांडेकर और एन राठ। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्या आधार, किसको आधार बनाया, कैलोरी को आधार बनाया। इन्होंने बोला कि प्रति व्यक्ति 2250 कैलोरी की खपत आवश्यकताओं पर जो है इन्होंने तय कर दिया कि अगर 2250 कैलोरी किसी व्यक्ति को मिल रही है तो वो गरीब नहीं है, और उससे कम मिल रही है तो वो गरीब है। उसके बाद में फिर एक कमेटी आई 1979 में। एग्जाम में, आरएस एग्जाम में इस तरह से आपको क्रम देके पूछ सकता है कि निम्न जो कमेटियां बनी भारत में उनका क्रम आप बताओ। तो सबसे पहले कौन सी कमेटी बनी, पहले वर्किंग ग्रुप बना, फिर दांडेकर एंड राठ समिति बनी, और उसके बाद में वाई के अलग समिति 1979 में। इसने भी क्या किया, कैलोरी को ही आधार बनाया। वाई के अलग समिति ने भी क्या किया, कैलोरी को ही आधार बनाया। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने शहरी और ग्रामीण को अलग अलग कर दिया। इन्होंने बोला ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि लोग मेहनत ज़्यादा करते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो 2400 कैलोरी जिसको मिल रही है और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी जिसको मिल रही है, वो क्या है, गरीबी रेखा से ऊपर होगा। और इन्होंने इसको पैसे में भी दिखाया कि 49 रुपीज़ ग्रामीण में और 56.64 रुपीज़ शहरी में। ठीक है, जो 1973-74 की कीमतों पर आधारित था ये इनका, इन्होंने जो दिया था रिपोर्ट। तो उसके हिसाब से 49 रुपये प्रति व्यक्ति और ग्रामीण क्षेत्र में, और 56 रुपीज़ प्रति व्यक्ति शहरी क्षेत्र में, जिसके पास जो कमा रहा है या जिसके पास आय है वो गरीबी रेखा से ऊपर होगा। इसके बाद में जब आगे बढ़ी तो 1983 में एक लकड़वाला कमेटी आई। कौन सी कमेटी आई, लकड़वाला, डीटी लकड़वाला कमेटी आई। ये भी एक विशेषज्ञों का समूह था। उसने क्या किया, जो वाई के अलग समिति थी उसकी गरीबी रेखा को तो बनाए रखा, लेकिन उसने क्या किया, राज्य विशिष्ट रेखाएं लागू की। उसने बोला कि ये जो वाई के अलग ने जो बताई है, जो बीपीएल लाइन बनाई है, ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन इन्होंने साथ में ही क्या बोला कि हर राज्य में जो है गरीबी की स्थिति अलग अलग होती है। तो इन्होंने राज्य विशेष कुछ गरीबी रेखाएं तय की। ठीक है, तो ये हो गया आपका लकड़वाला समिति। उसके बाद आई सुरेश तेंदुलकर समिति 2009 में। सुरेश तेंदुलकर समिति का भाई 2009 में इसने क्या किया, इसने क्या किया, राज्य स्तरीय ग्रामीण और शहरी गरीबी रेखाएं निकालने के लिए सभी भारत की शहरी गरीबी रेखा की टोकरी पेश की। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक टोकरी की व्यवस्था पेश की जिसको इन्होंने बोला पुअर्टी बास्केट, कुछ ऐसे करके नाम है इसका, आगे आएगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि ये एक बास्केट है जिसके अंदर दाल भी होनी चाहिए, जिसके अंदर गेहूं भी होना चाहिए, जिसके अंदर नमक मसाले भी होने चाहिए।
इस तरह से उन्होंने ये चीज़ें तय की और एक बास्केट का सिस्टम तय किया कि ये सब चीज़ें जिस व्यक्ति को मिल रही हैं वो गरीब नहीं है, और ये चीज़ें नहीं मिल रही है तो वो क्या है, गरीब है। तो इन्होंने जो आधार है वो किसको बनाया, पोषण को इन्होंने आधार बनाया। तो ये एक आप मान सकते हैं कि एक अच्छा सुधार किया गया था यहाँ पे सुरेश तेंदुलकर समिति के द्वारा। उसके बाद कमेटी आई सी रंगराजन समिति 2014 में। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट कमेटी है गरीबी आकलन के दृष्टिकोण से। खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं सहित अलग ग्रामीण और शहरी गरीबी रेखा फिर से इन्होंने पेश की। इन्होंने बोला कि आपका जो बास्केट सिस्टम है वो तो अच्छा है, लेकिन ये क्या है, ग्रामीण और शहर, क्योंकि आपको पता है ग्रामीण क्षेत्र का और शहरी क्षेत्र का खान पान भी क्या होता है, अलग होता है। तो इन्होंने बोला कि ये जो चीज़ें हैं ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग होनी चाहिए, और उन्होंने पैसे के हिसाब से, ठीक है, इन्होंने बोला कि 1407 रुपये शहरी और 972 रुपये ग्रामीण, ये इन्होंने तय कर दिया कि इतने रुपये प्रति व्यक्ति अगर प्रति माह जिसकी आय है वो गरीब नहीं है, तो अदरवाइज वो आदमी गरीब माना जाएगा। इसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा तथ्य और देखते हैं। तो आपको पता है दांडेकर और राठ कमेटी ने, और जो वर्किंग ग्रुप था 1962 वाला, उसने किसको आधार बनाया था, कैलोरी को आधार बनाया। बाद में जो सुरेश तेंदुलकर समिति हो गई या आपके सी रंगराजन समिति हो गई, उसने पोषण को और उपभोग के पैटर्न को और गैर खाद्य वस्तुओं को क्या बनाया, आधार बनाया। राज्य विशिष्ट गरीबी रेखाएं जो हैं वो क्षेत्रीय मूल्य भिन्नताओं का भी ध्यान रखती हैं, क्योंकि हो सकता है कि टमाटर का जो भाव है वो राजस्थान में कुछ और हो, ठीक है, पंजाब में कुछ और हो, तमिलनाडु में कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए इसको राज्य विशिष्ट जो है बनाया गया। और आपको पता है उपभोग का पैटर्न भी सब जगह अलग होता है। कुछ ऐसी जगह है जहाँ टमाटर बहुत ज़्यादा यूज किया जाता होगा, कुछ जो ऐसी जगह है वहाँ पे बहुत सीमित प्रयोग होता है टमाटर का, ठीक है। तो सभी भारत समान गरीबी रेखाएं इसकी माप को सरल बनाती हैं, लेकिन क्षेत्रीय असमानताओं को अनदेखा करती है। यानी कंक्लूजन अगर हम देखें तो जितनी भी ये कमेटियाँ बनी, इन्होंने काम तो अच्छा किया और इन्होंने बढ़िया आधार भी चुने, जैसे कैलोरी के आधार पे या बास्केट के आधार पे या उपभोग के पैटर्न के आधार पे, ये तो किया इन्होंने। लेकिन एक चीज़ को ये लोग टच नहीं कर पाए, वो थी क्षेत्रीय असमानता या क्षेत्रीय स्तर पर जो अलग अलग गरीबी की असमानता है उसको ये लोग टारगेट नहीं कर पाए। तो ये हो गई कमेटियों की बात। अब कुछ शब्दों के ऊपर चर्चा करते हैं कि जैसे गरीबी, गरीबी मतलब ये क्या है कि अभाव। गरीबी का सीधा सा मतलब क्या होता है दोस्तों, अभाव, यानी आदमी का कल्याण नहीं हो, है ना, वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सके, उसका अभाव हो उसके पास। इसका क्या है, कम आय और मूलभूत वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने में अक्षमता। तो अगर आपको परिभाषा आपको अगर इंटरव्यू में पूछे कि भाई गरीबी क्या है, आप एक लाइन में बताओ कि गरीबी क्या है, तो आप क्या बताओगे कि गरीबी मूलभूत वस्तुओं का अभाव और मूलभूत सेवाओं की प्राप्ति में अक्षमता ही गरीबी है। गरीबी का सीधा सा मतलब है अभाव, ठीक है। अब बात करते हैं गरीबी की रेखा। तो न्यूनतम व्यय या न्यूनतम आय जो मानव की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक होती है वो क्या होती है, गरीबी रेखा होती है। ये भी हो गया। उसके बाद अभी मैंने बोला था आगे आएगी ये पुअर्टी लाइन बास्केट, यानी कि गरीबी रेखा टोकरी क्या होती है, मूलभूत आवश्यकताओं के, मूलभूत मानव आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की जो टोकरी होती है उसको क्या बोला जाता है दोस्तों, उसको बोला जाता है PLB या गरीबी रेखा टोकरी। अब बात करते हैं गरीबी अनुपात, इसको हेड काउंट रेशियो भी बोला जाता है। कैसे निकालते हैं कि जितने लोग, मान लो कि टोटल 1000 लोग हैं भारत में, उसमें से अगर 40 लोग जो 400 लोग जो हैं वो क्या हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो इसमें अगर हम हेड काउंट रेशियो निकालेंगे तो 400/1000, इस तरह से ये जो है आपका 2/5 जो है ये आपका हेड काउंट रेशियो निकल जाएगा। हेड काउंट रेशियो कैसे निकालते हैं, गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का अनुपात, ठीक है, कुल जनसंख्या उसमें से गरीबी रेखा के नीचे कितने हैं, तो ये जो अनुपात होता है उसी को क्या बोला जाता है, हेड काउंट रेशियो बोला जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा भारत में जो गरीबी है उसका आकलन करने के लिए हमने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर UNDP के द्वारा एक मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी MPI
की एक थीम पेश की गई थी यूएनडीपी के द्वारा। उसके बाद जो ऑक्सफोर्ड है उसके द्वारा भी इसी को लागू किया गया। लेकिन इससे सीख लेते हुए भारत के नीति आयोग ने भी जो है भारत के लिए जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI की जो अवधारणा है वो प्रस्तुत की। ठीक है, और MPI की अवधारणा क्या है? भारत में जो गरीबी है, नीति आयोग की अगर माने तो गरीबी जो होती है वो बहुआयामी होती है, जिसमें कम आय, पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन तक पहुंच की कमी को क्या माना जाता है? गरीब माना जाएगा। यानी कि केवल जिसका पेट नहीं भर रहा वही गरीब नहीं है, बल्कि जिसको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही वो भी गरीब की कैटेगरी में आएगा, जिसको अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही वो भी गरीब की कैटेगरी में आएगा। तो इसको इन्होंने बेसिकली 3 भागों में बांटा। इन्होंने 3 डायमेंशन बनाए, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसके आधार पे इन्होंने तय किया कि कौन गरीब है और नहीं है। तो ये एक साइंटिफिक मेथड है जिसमें तीनों चीज़ों को बराबर वेटेज दिया गया, यानी 1/3 वेटेज दिया गया हेल्थ को, 1/3 वेटेज दिया गया एजुकेशन को और 1/3 वेटेज दिया गया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को। इस डायमेंशन में अलग अलग इंडिकेटर भी थे। जैसे हेल्थ के अंदर जो था कि पोषण कितना मिला या नहीं मिला, ठीक है, फिर शिशु और मातृ मृत्यु दर कितनी है, ठीक है, इसके बारे में हो गया। फिर अगर हम एजुकेशन के बारे में देखें तो देखेंगे कि कितने साल तक बच्चा स्कूल गया और स्कूल में उसकी अटेंडेंस कितने % रही। इन सब चीज़ों को ऑब्जर्वेशन किया जाता है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार चरम गरीबी कम हुई है, लेकिन खाद्य अभाव और असमानता बनी हुई है। ये भी आप कहीं ना कहीं मेंशन कर सकते हैं कि शायद वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कि जो चरम गरीबी है, जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है, उसमें तो कमी आई है, लेकिन जो गरीबी की वजह से जो असमानता है, आर्थिक असमानता में कोई भी कमी नहीं आई है। ठीक है, और खाद्य वस्तुओं का क्या बना हुआ है? अभाव है, वो अभी भी बना हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। फिर आपको पता है कि ग्रामीण गरीबी शहरी गरीबी से अधिक होती है और अक्सर जो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी होती है उससे बढ़ जाती है। कारण क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है जो रोजगार के सीमित अवसर उपलब्ध होते हैं, इसलिए अगर महंगाई बढ़ती है या बेरोजगारी बढ़ती है तो ग्रामीण जो गरीबी है वो ज़्यादा प्रभावित होती है। ठीक है, तो ये आपको समझना चाहिए। मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी है उसको थोड़ा सा और हम लोग समझते हैं। तो देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन जारी करता है दोस्तों। ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है इंडिया का नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, अब मैंने आपको बताया 3 इसके अंदर अलग अलग इसके आधार होते हैं या डायमेंशन होते हैं। पहला होता है हेल्थ, दूसरा होता है एजुकेशन और तीसरा होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। पूरा साइंटिफिक तरीके से होता है। इसमें से अब अगर मैं केवल हेल्थ की बात करूं, सबसे पहले मैं हेल्थ की बात करता हूं, तो हेल्थ का जो 1/3 भाग है इसको फिर इन्होंने 3 भाग में बांटा। इस 1/3 का 50% तो वेटेज तो दिया इन्होंने पोषण को, यानी कि न्यूट्रिशन को। किसको दिया? पोषण को। और बाकी का जो 1/6 बच गया उसमें 2 भागों में बांट दिया। एक तो शिशु मृत्यु दर और एक मैटरनल हेल्थ, यानी कि मातृत्व स्वास्थ्य। इसको इन्होंने 2 भागों में बांट दिया। ये तो हो गई हेल्थ की बात। अब अगर एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने एजुकेशन को केवल 2 भागों में बांटा, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस। ठीक है, और सबसे अच्छा इन्होंने बांटा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। उसको भी इन्होंने 1/3 ही वो महत्व दिया, लेकिन इसको इन्होंने कितने भागों में बांट दिया? इनको इन्होंने 7 भागों में बांट दिया कि कुकिंग फ्यूल आप कौन सा यूज कर रहे हैं। ठीक है भाई, आप चूल्हे पे रोटी बना रहे हैं या आपको गैस पे रोटी बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में है सैनिटेशन, आपके पास शौचालय है या नहीं है, घर में क्या स्थिति है। उसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर आपके पास उपलब्ध है कि नहीं, शुद्ध पेयजल उपलब्ध है कि नहीं। हाउसिंग उसके बाद आपके पास है कि नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बिजली का कनेक्शन है कि नहीं है। क्या क्या आपके पास एसेट्स है, आपके पास साइकिल है, मोटरसाइकिल है, क्या है। उसके बाद आपके पास बैंक अकाउंट है या नहीं है। तो इन आधारों के हिसाब से तय किया जाता है कि व्यक्ति गरीब में है या गरीब नहीं है। केवल एक कैलोरी को आधार बना करके ये तय कर देना कि कोई आदमी गरीब है या नहीं है, ये बिल्कुल भी अवैज्ञानिक था। इसलिए वैज्ञानिक तरीके से नीति आयोग ने गरीबी को जो है वो गरीबी का जो आकलन है उसको टारगेट किया और एक इंडेक्स निकालना शुरू किया। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रहनी चाहिए। आशा करता हूँ जो भारत में गरीबी की जो समितियाँ थी और भारत में गरीबी का आकलन कैसे किया जाता है इसके ऊपर मैं आपको कुछ चीज़ें समझा पाया हूँगा।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद। मेरा भी इंटरव्यू है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को चीज़ें बताते हुए मेरी भी चीज़ें जो है मुझे भी याद हो जाएं, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए मेरी बोलने की। तो ये मेरा प्रयास रहेगा। थैंक यू। जय हिंद।